हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण पर बात करेंगे। देखिए, हम सब लोग एक समाज में रह रहे हैं और समाज में रहने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने मन की बात दूसरों को बतानी पड़ती है, दूसरों की भी बात को हमें समझना पड़ता है। तो हमें एक दूसरे की बातों को समझने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती ही है। कल्पना कीजिए ऐसे समाज की जहाँ भाषा ही ना हो तो कितना नीरस हो जाएगा, कितना सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। कोई संगीत नहीं होगा, कोई हंसी मजाक नहीं होगा, सिर्फ गूंगे जैसे लोग इधर से उधर घूम रहे होंगे। तो भाषा बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को समझाने के दो तरीके हैं, या तो दो क्यों तीन तरीके हैं। एक तो बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा है संकेतों द्वारा। इसी प्रकार दूसरों की बात भी हम या तो सुनकर समझते हैं, या पढ़कर समझते हैं, या उसके शारीरिक हाव भाव से समझते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बात को बोलना, सुनना और पढ़ना और लिखना ही भाषा है। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम लिपि का सहारा लेते हैं। पारिभाषिक रूप में इसको लिया जाए तो कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनने या पढ़कर समझ। पारिभाषिक रूप में हम इसको इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर या देखकर समझते हैं। बच्चों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये एकदम फ्री है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे बहुत सारी बातें बताएंगे। अब भाषा के भी तीन रूप मिलते हैं, एक तो मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मोबाइल पे हम सारा दिन मौखिक भाषा में ही बात करते हैं, सब्जी वाले से भी हम सारा दिन मौखिक भाषा में ही बात करते हैं, रेडियो और टेलीविज़न पे भी मौखिक भाषा ही होती है। लेकिन बच्चों, भाषा का ये रूप स्थायी नहीं होता, क्योंकि मौखिक भाषा का कोई प्रमाण नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जीजा जी आपकी मौखिक भाषा से आपकी बात सुनकर खुश हो जाएंगे, या फूफा जी विवाह में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ लिखित रूप में काम करना पड़ेगा, वहाँ पे मौखिक भाषा काम नहीं आएगी। लिखित भाषा में हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। गूगल पर हम जो कुछ भी सर्च करते हैं वह सब लिखित ही होता है। पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, सब लिखित भाषा के ही रूप हैं और ये भाषा स्थायी होती है क्योंकि इसका प्रमाण होता है। इसे लिपिबद्ध करके सदियों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा सांकेतिक भाषा भी होती है जिसमें संकेतों के द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे गूंगे और बहरे व्यक्ति जो होते हैं वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को संकेतों के द्वारा ही प्रकट करते हैं। कभी कभी वृद्ध लोग भी सांकेतिक भाषा का ही सहारा लेते हैं। कोई जब उन्हें एक गिलास पानी मंगाना होता है या कोई कहीं परेशानी होती है तो संकेतों से बताते हैं, कह नहीं पाते वो संकेतों से बताते हैं। तो इस प्रकार से लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना ये सब भाषा के चार कौशल हैं। कौशल है मतलब रूप है। बच्चा अपने परिवार में जो भाषा सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। अब ये देखिए, भाषाएं भी अनेक तरह की होती है। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जो बच्चा परिवार में, अपने परिवार में जो कुछ भी सीखता है वो मातृभाषा होती है। हमारा देश तो ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में जब मान्यता दी गई है वो 14 सितंबर 1949 को, यानी 1949 को भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। इसीलिए हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारे देश में इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब देखो बच्चों, इस संसार में बहुत सारे देश हैं और सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं।
जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी, रूस में रशियन। लेकिन बच्चों, सारी भाषाएं तो सब लोग नहीं बोल सकते ना। तो एक ऐसी भाषा को आवश्यकता हुई जिसे सभी देश के लोग समझ सकें। तो अंग्रेजी जो है वो संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब आगे आते हैं बोली पर। किसी क्षेत्र विशेष या किसी स्पेशल एरिया में जो बोली बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसको बोली कहते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। थोड़ा पूरब की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ अवधी बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। लिखित भाषा बोली में नहीं लिखी जाती है, लेकिन ये इसको भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि लिखित भाषा में एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए ना, एक बोली को नहीं लिखा जाता है। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1 किलो पनीर लेने के लिए आप भाषा के किस रूप का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे लिपि पर बढ़ते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने और बोलने के लिए जो हम मनुष्य जो हम आपस में ध्वनियों का सहारा लेते हैं। तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए भाषा के कुछ अपने चिन्ह निश्चित हैं। उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, मतलब भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। देखो बच्चों, हर भाषा को एक ही तरीके से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हर भाषा के वर्णों की बनावट जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है। इसलिए अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, गुजराती को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन में, पंजाबी को गुरुमुखी में, बांग्ला को बंगाली में, उर्दू को फारसी में, तमिल को लिपि में लिखा जाता है। इस प्रकार से हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, लिखने का तरीका होता है, लिपि होती है। भाषा के प्रयोग करने में कुशल हो पाएंगे। अगर इसकी परिभाषा पे जाएं तो परिभाषा इसकी इस तरह से कह सकते हैं कि जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के भी 3 विभाग होते हैं इसके। एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार से वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार इनका अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार में जो होता है, शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन, इस पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, उसमें वाक्य में जो विराम चिन्ह लगाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से वर्ण विचार में वर्ण की बात होती है, शब्द विचार में शब्दों की बात होती है और वाक्य विचार में वाक्य की बात होती है। एक बार जल्दी से हम पुनः दोहरा लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। तो जल्दी से समझते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि भाषा के 2 रूप होते हैं, 2 नहीं 3 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक और सांकेतिक। सांकेतिक भाषा के द्वारा अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है। लिखित भाषा में लिखकर प्रकट करते हैं और मौखिक भाषा में हम मुंह से प्रकट करते हैं, मौखिक रूप से प्रकट करते हैं। और हमने क्या सीखा? हमने सीखा देश के संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कोई भाषा जिन चिन्हों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध भाषा लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप बार बार सुन सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।